फील और पोटेंशियल को मिस करेंगे तो फिर आपको क्या होना चाहिए, आपको खूब अच्छे से ये याद होने चाहिए फॉर्मूले और डेरिवेशन भी आपको आने चाहिए अच्छे से। ठीक है। तो चलो जैसे हमने पिछले क्लास में बाबू हमने कंजर्वेटिव फील्ड का डिफिनेशन हमने आपको बताया था कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं और हम उसी पे एक डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे थे जिसमें हमने ये कहा था कि जैसे यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ओरिजिन पे चार्ज क्यू लिया था और हमने ये कहा था कि मान लेते हैं कि हम पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, हम आर ए से मतलब कि पॉइंट ए से हम पॉइंट बी में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं या किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से उठा के यहाँ पे ला रहे हैं, तो ए का पोजीशन वेक्टर आर ए था, बी का पोजीशन वेक्टर आर बी था और हमने कहा कि इसे हमने लार्ज नंबर ऑफ डिवाइड कर दिया था इस टाइप से कि पहले हम यहाँ से ए से ए डैश गए, ए डैश से ए डबल डैश गए, डबल डैश से ए ट्रिपल डैश गए, ट्रिपल डैश से ए फोर डैश गए, ऐसा करते बी पर पहुंचे। तो ऐसे ही हमने नाम दिया कि पहला वाला आर ए है तो दूसरा आर ए डैश है, तीसरा आर ए डबल डैश है, आर ए ट्रिपल डैश है ना, ऐसा करके इस टाइप से। तो इसका मतलब जैसे यही बात है, देखो ये चौक है, मान लेते हैं कि ये 1 मीटर ऊंचा, सपोज मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, आप चौक को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लाओगे या ऐसे करते हुए घुमाते हुए लाओगे 10 सेंटीमीटर या ऐसे करके लाओगे या यहाँ से उठा के छत से फेंक दो, छत पे छत से फिर वापस लेके यहीं पे आओ, एक मतलब 10 सेंटीमीटर हाइट पे, हर केस में वर्क डन सेम होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच जो है सिर्फ हुआ हाइट पे डिपेंड करती है, इनिशियल कंडीशन क्या है, फाइनल क्या है, हम इस पोजीशन को कैसे गए इससे मतलब नहीं होता है। तो सेम जो है हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में डालते हैं, सेम सिनेरियो सेम टाइप का कहानी जो है आपका चार्ज में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, सेम टाइप ऑफ सिनेरियो। तो देखो है ना, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, वहां तक मेरे ख्याल से आपको जहां तक हमने किया था कि हमने लास्ट लाइन यहाँ से लिखा था कि आर डैश स्क्वायर माइनस आर ए, अगर कोई डाउट रहेगा यहाँ तक में तो पूछ लेंगे प्लीज, ठीक है, इक्वल टू 2r डेल एल ऐसा करके आया था। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने लगाया कर, लास्ट लाइन हमने यही तक लिखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो आर डैश माइनस आर इंटू आर डैश माइनस आर ए इक्वल टू 2r डेल एल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो देखो हमने लास्ट लाइन यहीं तक लिखा था बाबू और हम यहाँ पे रुक गए थे, ठीक है। और देखो हम लोग किस टाइप से अप्रोक्सीमेशन लेते हैं बउआ, ये आपको समझदारी होनी चाहिए कि आर और आर डैश जो है बउआ, ये जो आर है और आर डैश से बहुत बहुत पास है, इसका मतलब आर डैश और आर जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। तो देखोगे कि फिजिक्स में इवन मैथमेटिक्स में दोनों जगह पे इस टाइप के अप्रोक्सीमेशन खास करके फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं कि बउआ ये ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जब ऑलमोस्ट इक्वल है बउआ तो हम इसको कर सकते हैं आर डैश प्लस आर ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2r डैश चाहे 2r ए, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, या 2r हम डायरेक्ट 2r का लिख सकते हैं इस टाइप से, आर जो है आर डैश या आर ए की इक्वल है, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो माइनस वाले में हम अगर इक्वल करेंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो वो फिर एक्सप्रेशन का कोई मायने मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या है बउआ कि देखो मान ली कि 4 जो है और 3.9999 जो है क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, तो इसको हम 4 + 4 8 लिख सकते हैं, लेकिन इसको माइनस कर करके हम 0 लिख देंगे बउआ, तो ये 0 नहीं लिखेंगे, नहीं तो पूरा एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए माइनस वाले को हम इक्वल नहीं करते हैं, प्लस वाले में हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेकर करते हैं, है ना। ये आप बहुत जगह देखेंगे फिजिक्स में इस टाइप का हम लोग करते हैं बाबू। तो एक ये तरीका होता है करने का, ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन वगैरह आप पढ़े होंगे मैथ में, तो उसमें थोड़ा सा इस टाइप का चीजें का है कि ऐसा नहीं कि हम क्यों लेते हैं, वहां पे एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है इसका जो भी है, तो है ना, इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है। यहाँ वो माइनस वाले को आर डैश माइनस आर ऐसे रहने देंगे, आर डैश प्लस आर ए 2r हो गया, इधर वो आपका 2r डेल एल ऐसे हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो हमारा आर डैश माइनस आर जो है वो आपका क्या होगा, आर डैश माइनस आर इंटू आर
इंटू आर इक्वल टू आर डेल एल। ठीक है, आर वेक्टर डेल एल वेक्टर का क्या वैल्यू आ गया, आर डैश माइनस आर इंटू आर। अब देखो हम पीछे क्लास से लेके अभी तक में जो भी यहाँ पे किए हैं बउआ, जो वेक्टर मतलब फ्लैट से जिसके दिमाग में होगा वो क्या है, एक लाइन में समझ जाएगा बउआ कि आर ए वेक्टर है, ये डेल एल वेक्टर है, ये आर डैश वेक्टर है। ठीक है, तो आर डैश और डेल एल का जो डॉट प्रोडक्ट है जहां से हम स्टार्ट किए थे वो आर डैश माइनस आर इंटू आर वेक्टर। ठीक है, जो भी है ना, ये हमने इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, कर सकते हो कि यहाँ तक में हमने जो मैथमेटिक्स टाइप का काम किया है, फिजिक्स से अब मतलब होगा। ठीक है, पार भी दिक्कत हो रहा तो पूछेंगे बउआ, ठीक है, पूछोगी तो थोड़ा सा होगा। ये डेरिवेशन आपको नहीं आएगा स्कूल के एग्जाम में करने के लिए, इतना याद रखिएगा। बट जो हम कर रहे हैं बउआ वो एग्जाम आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे दिया, जो इसका कंक्लूजन निकलेगा वो हर दुनिया का हर एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाह रहे हैं। यहाँ तक आ गया, ये आप लोग लिख लिए हैं। अब जैसे बाबू देखो, हमने आपको कहा कि किसी पत्थर को आप फेंकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड में, बॉल को आप बउआ कैच करते हो या बॉल को थ्रो करके कैच करते हो, बॉल जहां से गया वहीं वापस आपके हाथ में आ गया, वो एकदम जीरो हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हुआ। आपने बहुत स्लो मोशन में फेंका, किसी ने बहुत ज्यादा हाइट पे फेंका, फिर वापस उसी के हाथ में आएगा, दोनों सिचुएशन में वर्क डन जीरो हुआ। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है इस बेसिस पे। तो सिमिलरली बउआ हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स वर्क डन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही बउआ ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड से फोर्स आता है, अब फोर्स का प्रोडक्ट वर्क डन देता है। वैसे ही जैसे एफ डॉट डी एक्स है, वैसे ही बउआ हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्यू चार्ज जो है, यहाँ पे dx डिस्प्लेसमेंट है बाबू, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हम सिमिलर फैशन में ये जानना चाहते हैं कि ये जो ओरिजिन पे हमने चार्ज क्यू रखा है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ई वेक्टर, जैसे यहाँ पे फोर्स वेक्टर है, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर एक ही बात होती है, जी डॉट डी एक्स। ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट, जैसे यहाँ पे dx डिस्प्लेसमेंट है, वैसे यहाँ पे डेल एल डेल एल डेल एल हमने लिखा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ई वेक्टर डॉट डेल एल, चाहे डीएल, हम चाहे तो डीएल वेक्टर भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, डेल और डी में स्लाइटली अंतर होता है ना, मैथ वाले लोग मैथ में देखेंगे उसको। ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ये क्या देता है, हम बस हमारा मेन मोटो यही है बउआ। जैसे हम क्लास 11th में एफ डॉट डी एक्स जो है हमने क्या पढ़ा कि वर्क डन होता है, वैसे ही बउआ ये फोर्स है, यहाँ पे ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डीएक्स है, ऐसे यहाँ पे भी डेल क्या है, डीएक्स ही है, डिस्प्लेसमेंट ही है। इसका मतलब एक पार्टिकल है या कोई चार्ज है, एक जगह से दूसरे जगह गया है, तो उस फील्ड में क्या होगा, फील्ड और डेल एक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम ये इसका एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, एक फोर्स चार्ज है जिसकी विसिनिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जो है वो क्या हो रहा है, आपका ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका। तो हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये क्या देता है। ठीक है, तो बाबू ई डॉट डीएल को ऐसे करके लिख सकता है, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते हो कि के क्यू, ये क्यू चार्ज है बउआ, के क्यू एक मोनोपोल है। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऐसे होता है। ये ई का वैल्यू लिखे, डॉट डेल एल है, डॉट डेल एल है। तो हमने कहा था कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ लिखना होगा तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप ऐसे देंगे बुआ, क्यों, आर कैप जो है वो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए डायरेक्शन देना जरूरी होता है। अब यहाँ तो बुआ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हमें डॉट के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना कि हम क्या करेंगे। तो अनुष्का बता पाएगी कि अगर इसको हम
और प्रॉपर वेक्टर यूनिट वेक्टर ना दे करके अगर हम आर वेक्टर के रूप में देते हैं, अगर ऐसे करके लिखते हैं तो इस एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, या हम नहीं कर सकते हैं। मेरी बातें थोड़ा पजल लगेगी कि हमने क्या पूछा, बट देखो मैंने ये पूछा सिंपली हुआ कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप देते हैं, ऐसे करके लिख दिया। तो क्या इसको हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, हम यूनिट वेक्टर ना दे करके हम प्रॉपर आर वेक्टर के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा। पारवी आप भी बताइए कि बाबू, अगर सोच सकती है तो बताओ इसको, ठीक है कि भाई हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आर कैप ना दे करके अगर हम आर वेक्टर देंगे तो एक्सप्रेशन में और हमें क्या चेंज करना पड़ेगा और क्यों। साइन चेंज करना होगा। क्या साइन चेंज करने का मतलब, तो साइन तो हम जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव होता है, इसके अलावा मतलब ऐसा नेगेटिव साइन दे सकता है, दे सकता है, क्योंकि जैसे आई कैप रहता है तो आई कैप का डायरेक्शन ये तो रहता है आज तक हम नहीं पढ़े हैं भाई कि आई कैप के में अगर मान ली माइनस आई वेक्टर दे देंगे, तो ऐसा कहाँ है भाई, ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया है बउआ। इससे एकदम बेसिक चीजें हैं, ये आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए। ये अगर हमारा आर कैप है, यूनिट वेक्टर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं बता पाएंगे। यूनिट वेक्टर अगर हमें करना होता है तो क्या करते हैं, पारवी हमने आपको बताया है बाबू। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आर कैप कोई भी यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या मतलब कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं यूनिट वेक्टर को, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर ये याद रखिएगा, अगर आज भूले हुए हैं तो आज के बाद मत भूलिएगा कि यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर होता है अपॉन मोड ऑफ वेक्टर होता है, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जैसे कोई मान लेते हैं वेक्टर ए है, वो 3i है प्लस 4j है, तो पूछेगा कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप क्या होगा। तो ये वेक्टर जो है 3i प्लस 4j अपॉन मॉडुलस ए, ए वेक्टर का मोड वेक्टर क्या होगा, मॉडुलस मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर सी होता तो प्लस सी स्क्वायर का रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट अंडर 5, यही ए कैप हो गया 3i प्लस 4j अपॉन 5, यही आंसर हो गया ए कैप इक्वल टू 3/5i प्लस 4/5j। मेडिकल के एग्जाम में कभी ये पूछा जाता था, ठीक है, अब नहीं पूछा जाता है, पर पहले ये पूछा जाता था, कोई वेक्टर दे देता था आई जे के कर करके, अगर यहाँ के भी रहता मान लेता 6 के रहता तो यही लिखते 3i प्लस 4j प्लस 6k, तो ये करते 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का 36 होता है रूट अंडर, इसका जो भी आता है यही एक कैप हो गया। तो यूनिट वेक्टर कभी भी निकालना होता है तो वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, ठीक है, इसका जो बहुत जरूरत पड़ेगा आगे के क्लासेस में, इसलिए हम यहाँ पे रुक करके बताएं, तो आज के बाद मत भूलिएगा। इसका मतलब क्या है बउआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर कैप के जगह पे अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है आर वेक्टर अपॉन आर, आर का मतलब क्या है मॉडुलस है, क्योंकि वेक्टर नहीं दिया हुआ इसका मतलब सिंपल ऐसे लिखा है, इसका मतलब मॉडुलस है, तो कोई लिख सकता है के क्यू अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर पहले से था, एक यूनिट वेक्टर की जगह आर वेक्टर अपॉन आर आया, तो यहाँ पे क्या होगा आर क्यूब हो गया, कोई इंसान ऐसा लिख सकता है। हमने क्या क्या बोल दिया, अगर डाउट है तो प्लीज पूछेंगे किन्हीं को, अगर डाउट है तो, अदरवाइज डाउट को क्लियर रखेंगे आगे के क्लासेस में, अदरवाइज पूछो खुल के, हम पूछने पे कभी मना किए नहीं किए हैं, ठीक है। तो अब हम यहीं से बढ़ते हैं बाबू, ये हम आपको अलग से बता रहे थे चीजें, ठीक है। तो देखो, क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट के रूप में हमें लिखना था तो हम कैसे क्या लिख सकते हैं, यही चीज हमें करना था। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अच्छा यहाँ लिखा हुआ था ना, तो यहाँ क्या करेंगे बउआ, यहाँ पे हम लोग वेक्टर लिखेंगे आर वेक्टर अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे ई वेक्टर में क्या है आर कैप लिखा हुआ, तो आर कैप को हम लिखेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर अपॉन मोड आर, मोड आर का मतलब आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर क्यूब हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर डॉट पैरेलल वेक्टर, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में होता है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में होता है,
इसीलिए हमें यहाँ वेक्टर इस टाइप से लिखना जरूरी हो गया। ठीक है, इसीलिए बउआ आज के बाद ये सब गलतियां नहीं कीजिएगा। अगर आपने फॉर्मूला रट्टा मारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो KQ/r² इंटू आर कैप होता है, और आपके स्कूल के एग्जाम में या कहीं पे आ गया ये लिखा हुआ r³ इंटू आर वेक्टर, दोनों बउआ इक्वली वैलिड है। और खास करके मेडिकल के एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, कि न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखाए हैं, तो सिंपली बउआ जहाँ पे भी KQ मतलब इस टाइप का है, और जहाँ जो भी वेक्टर क्वांटिटी है बउआ, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली कैप दे देते हैं यूनिट वेक्टर के रूप में, क्योंकि ये वेक्टर है तो डायरेक्शन के लिए कैप देते हैं। बट एक्चुअल में अगर उसको लिखना होगा वेक्टर का प्रॉपर नोटेशन से, तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं बउआ। जहाँ स्क्वायर है क्यूब हो जाएगा, अगर नीचे क्यूब है और कोई वेक्टर क्वांटिटी में पहले से क्यूब है और आर कैप है, आर कैप हटाएंगे तो आर वेक्टर अपन आर देंगे तो आर पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि कभी भी यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर को हम आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर में लिख सकते हैं। तो इसीलिए नीचे वाला टर्म में अगर पहले से आर है तो मॉडुलस आर और पहले वाला आर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसीलिए बउआ हम लोग इसे r³ करके ऐसा लिख सकते हैं या लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही एक्सप्रेशन है, अलग अलग नहीं कहलाता है, दोनों एक ही एक्सप्रेशन है। तो इसीलिए बउआ तो हम लोग E.dl को ऐसे लिख सकते हैं, E.dl को क्या लिखे, ऐसे लिख सकते हैं बाबू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, KQ/r³ KQ/r³ इंटू, या r³ को आप लिख सकते हो r × r.dl का अभी हम लोग निकाल के रखे थे। r.dl में क्या निकाल के रखे थे, r' - r इंटू r। हम ऊपर जो पूरा राम कहानी किए थे बउआ, r.dl का ही वैल्यू लिख रहे थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये r और ये r कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा KQ इंटू r' - r अपॉन r। हमारे पास ये बचा। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया KQ। अभी हम लोग अप्रोक्सीमेशन के तहत ये किए थे बउआ, हम लोग जब प्लस किए थे r' और r को, जहां हमने 2r लिखा था, इसका मतलब क्या है, r' और r इक्वल है। ठीक है, लेकिन माइनस होने की वजह से हम इसको 0 नहीं कर देंगे। तो अगर r' ये दोनों r में कोई ना कोई क्या है, r' की इक्वल है, r' से r' कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 1/r बचेगा पहला टर्म में, माइनस दूसरा टर्म में क्या है, r से r कैंसिल बचेगा होगा, तो 1/r' आएगा, r - r'। अब देखो ये क्या आ रहा है, ये हमारा E.dl का वैल्यू है। थोड़ा गौर करना, ठीक है, मेरी बातों को थोड़ा गौर करना हुआ है। निश्चित तौर पे एक्सप्रेशन जो है बहुत कम स्टूडेंट को स्टार्टिंग में समझ में आता है। जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, बार बार थिंक करता है, तब जाकर उसको रियल कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ठीक है, देखो चूंकि लगा होगा कि हमने लास्ट क्लास में भी बोला था कि भाई वहां से होते हुए ये हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आवे, लेकिन इसका देखो मतलब क्या है वो समझो अच्छे ढंग से। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा आप समझिए इसको। क्या समझना है इसको, ठीक है, ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है हर कुछ, बट ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन जो है हम लोग को बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देता है पूरा करंट की दुनिया में या इलेक्ट्रोस्टैट की दुनिया में। तो देखो बाबू, हमने क्या किया, हम कहाँ गए, R से हम R' गए। ठीक है, हम कहाँ गए, R से R' गए, तो हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो आया बउआ, E.dl इक्वल टू KQ अब इंटू 1/r माइनस 1/r'। मतलब क्या है, देखो ये जो पहला एक्सप्रेशन आया, ये इसको चलो हम लिखते हैं, है ना, लिखते हैं तो समझ में आएगा, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। पहले देखो कि भाई मैथमेटिकल फॉर्मेट में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो, है ना, क्योंकि
ये जो पहला लाइन है यही सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू। आप अगर एज ए स्मार्ट स्टूडेंट हो तो क्या है कि अगर मान लेते हैं कंजर्वेटिव फील्ड को कहीं प्रूफ करने के लिए आता है, पोटेंशियल के बारे में कहीं आपको कॉन्सेप्ट देता है, तो जो एकदम स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, इंस्टेंटली कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएगा। ठीक है, यहाँ चार्ट देगा, यहाँ ए से बी लिखेगा, यहाँ लिखेगा कि ये आर है, ये लिखेगा आर डैश है, ये लिखेगा आर डबल डैश है। ऐसा करते करते ये बी पे पहुंचेगा, ये नाम ए दे देगा ऐसे करके। ठीक है, ये बी ऐसे। फिर बोलेगा कि भाई यहाँ हमने डेल एल चला, तो डायरेक्टली लिखेगा कि ई डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एल इक्वल टू के क्यू इंटू क्या है आपका पहले वाला बउआ, पहले वाला क्या आर है, तो 1/r, मतलब 1 पहले वाला डिस्टेंस माइनस 1/r डैश, मतलब जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला। तो अगर इस सीक्वेंस को थोड़ा सा हम फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि इसको लिखने में हमको पता चला कि भाई पिछले 20 मिनट हमारा चला गया लास्ट क्लास से लेकर अभी तक में, सिर्फ ये एक्सप्रेशन को लिखने में कि ई डॉट डी एल का वैल्यू, अगर हमने डेल्टा एल पास चला है, अगर इस चार्ज के फील्ड में अगर पॉइंट ए से हमने डेल्टा एल चला है, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है। ये एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या है अभी हम नहीं जानते हैं, ठीक है, बट एक एक्सप्रेशन आया हमारे पास, ई डॉट डी एल इक्वल टू के क्यू अपॉन के क्यू इंटू 1/r माइनस 1/r, पहला पॉइंट माना दूसरा पॉइंट, ऐसे करके आ रहा है। तो बउआ अगर हम ऐसे चलते हुए ए से बी हम पूरा चले, कहाँ चले, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी, मेरा फाइनल पॉइंट ए है, लास्ट पॉइंट क्या है, बी है। इसका मतलब क्या होगा बउआ, और हम क्या निकाल रहे हैं ए से बी में, ई डॉट डी एल, एक हमने लिखा है एक्सप्रेशन मैथमेटिकल, ई डॉट डी एल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई पाथ लेंथ डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल, ठीक है, ए से बी में। तो बउआ हमने क्या देखा कि जो पहला स्लॉट मैंने चला है, पहला स्लॉट से हमारे पास एक्सप्रेशन आया के क्यू इंटू, हमारे पास क्या आया, के क्यू इंटू 1/r माइनस 1/r डैश। ऐसे ही बउआ जब हम पहला फ्लोर के बाद जब दूसरा फ्लोर चलेंगे, तो हम आर डैश से आर डबल डैश चलेंगे, कहाँ चलेंगे, आर डैश से आर डबल डैश चलेंगे। तो अगर आपने ये फिगर बनाया है तो पहला स्लॉट में क्या है, आर ए लिखे हैं, तो पहला में आर ए दे दीजिए माइनस आर डैश दे दीजिए। चूंकि बउआ ए से बी लिखे हैं तो पहला वेक्टर को आर ए आप यहाँ लिखिए, ठीक है, पहला वेक्टर को आप आर ए लिखिए माइनस आर डैश लिखिए, ठीक है। दूसरा को क्या लिखेंगे, जब दूसरा स्लॉट में चलेंगे तो के क्यू इंटू 1/, ये क्या है वो आर डैश है, आर डैश माइनस, इसके बाद क्या आ जाएगा 1/r डबल डैश आएगा। कि जब हम तीसरा स्लॉट चलेंगे तो क्या लिखेंगे तीसरा स्लॉट में, के क्यू इंटू 1/r डबल डैश माइनस 1/r ट्रिपल डैश। ऐसे करके क्या होगा, हर एक पाथ लेंथ में हम ऐसे चलते जाएंगे, हर एक पाथ लेंथ में हम क्या चलेंगे, ऐसे चलते चलेंगे, ठीक है, चलते चलेंगे। फाइनली जो है बउआ, फाइनली जो है हमारा कहाँ पहुंच जाएंगे, लास्ट लाइन में पहुंच जाएंगे। ए से बी में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इक्वल टू मत दीजिएगा, हम हर एक पाथ को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। जब हम छोटे छोटे स्टेप को प्लस करते हैं बउआ, वही जो है इंटीग्रेशन बन जाता है। जब हम छोटे छोटे स्टेप को प्लस करते हैं वही इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। तो लास्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस के क्यू इंटू 1/, इसके पहले क्या आ जाएगा, आर एन हो जाएगा, nthवां नंबर माइनस 1/, सबसे लास्ट क्या है, आरबी, आरबी। आप क्या देखोगे जब आप प्लस करोगे, ये माइनस 1/r डैश है, ये प्लस 1/r डैश है, कैंसिल हो गया, ये माइनस 1/r डबल डैश है, ये प्लस 1/r डबल डैश है। ऐसे ही ये माइनस 1/r ट्रिपल डैश है, कुछ यहाँ पे प्लस 1/r ट्रिपल डैश रहा होगा, कुछ यहाँ पे माइनस 1/r रहा होगा, ये प्लस 1/rn कैंसिल हुआ। फाइनली क्या बचा, क्योंकि हमने सब में के क्यू को कॉमन लिया है बुआ, बिग ब्रैकेट में हमने लिखा सबको, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये सब कैंसिल आउट हुआ। फाइनली बचा क्या हमारे पास, फाइनल जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रोस्टेट का, कि हम ए से बी चले, हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया ई डॉट डी एल इक्वल टू के का वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0, चार्ज हमारे पास क्यू है, हमने कैपिटल क्यू लेके चला था, 1/ क्या हुआ, आर ए, हमारे पास इनिशियल पॉइंट 1/r ए हुआ, माइनस क्या बचा, 1/r बी बचा। हम किस रास्ते से चले गए, आप अपने घर से निकले, अपने स्कूल तक गए, आपके घर से निकल के स्कूल तक जाने का 100 रास्ता होगा, लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड कहता है कि आपने किस रास्ते को से होकर के गया है अपने घर तक,
या घर से स्कूल गया, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका स्कूल और आपका घर। इसके अलावा आप किस रास्ते से गए वो कंजर्वेटिव फील्ड में मायने नहीं रखता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कहीं ना कहीं बउआ इससे प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है एक कंजर्वेटिव फील्ड है, जिसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया जिसमें हमने फील्ड का और पाथ का हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो हमें पता चला कि भाई देखो इसका जो इंटीग्रेशन है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, साथ में हमारा एग्जैक्ट इनिशियल पॉइंट क्या था और एग्जैक्ट फाइनल पॉइंट क्या था। हम कितने छोटे-छोटे टुकड़े में हम कितने छोटे-छोटे स्टेप में हम ए से बी पे गए, उस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है? हम कहीं से भी मेरा इनिशियल और कहीं भी मेरा फाइनल है, सिर्फ उस पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो क्लॉज मतलब E डॉट dl A to B इक्वल टू 1/4 पाई अपॉन 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। ठीक है, अब देखो इसी को हम लोग पोटेंशियल के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। अब यही मेरा क्या होगा, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बन जाएगा बुआ। हमारा क्या बन जाएगा, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। थोड़ा सा चीजें आपको भारी लग रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा। फिजिक्स होगा एग्जैक्ट में यही चीज है। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से सोचना समझना होगा थोड़ा सा। जैसे देखो ए से बी हर एक क्लास भारी नहीं लगेगा, कुछ क्लास कभी कभी बीच में लगेगा बउआ। अब इससे एक्सप्रेशन का दूसरा दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सच बात यही है। 99% तो टीचर घर नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल बात सही है ये भी। ए टू बी, ठीक है, ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल हमारे पास क्या आ गया बउआ, हमारे पास आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ब्रैकेट को आप खोलते हो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी। इसी को बउआ हम लिख सकते हैं ए टू बी ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आया, के क्यू अपॉन आर। क्या आया एक्सप्रेशन, के क्यू अपॉन आर। इसको हमने दे दिया फाई। फाई अगर लिखा जाता है बउआ वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट आर ए, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए या आर ए डिस्टेंस माइनस क्या हुआ फाई आर बी। यानी कि जो ई डॉट डीएल एक एक्सप्रेशन था बुआ, जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जान रहे थे कि ई डॉट डीएल एक्चुअल है क्या। तो एक्चुअल में ई डॉट डीएल जो है, जब हम ए से लेकर बी तक चले हैं, तो ई डॉट डीएल जो है वो दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या कर रहा है एक्चुअल में, ई डॉट डीएल एक्सप्रेशन किस चीज का है, तो ई डॉट डीएल एक्सप्रेशन जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का एक टेक्निक है। ठीक है, सर वहाँ पे अगर मान पाई लेते हैं, क्या आया? हाँ नहीं बउआ, हमने एक्चुअल में फाई, जो फाई है आर ए का मतलब हुआ कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो कि आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, क्यू चार्ज मेरा यहाँ था पोटेंशियल ए पॉइंट पे। इस क्यू चार्ज के द्वारा क्या होगा, इस पोटेंशियल के लिए फाई सिंबल है बउआ, मतलब फाई आर ए का मतलब है ये लिखा हुआ, फाई आर ए का मतलब है ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज q एट a distance r is equal to kq upon r. Similarly, potential at point b due to this charge q at distance r dash or rb dash equal to kq into 1 upon rb. This distance, maybe this distance, this will be, and then rc, then kq upon 4 pi epsilon the q upon 4 pi epsilon 1 upon rc. Actual में this expression represent the potential. So the phi symbol represent the expression for potential. Phi represent expression for potential. So phi RA means the potential at point A, which is r distance apart from the charge q. Phi RA minus phi RB. Phi actually represent these whole things.
अगर इसको थोड़ा सा और ऐसे सोचते हैं कि अगर मान लो कि हमारा क्यू चार्ज जो था, यहाँ पे था क्यू चार्ज, हम ए से बी पे चले, यहाँ पे चले ए से बी। इमेजिन करो कि आप वापस बी से ए पे आ गए, आप क्या चले बी से ए पे आ गए, वापस बी से ए पे आ गए। आप क्या गए, एल के रास्ते गए और एल डैश के रास्ते वापस आ गए। इसका मतलब क्या हो गया बउआ, इसका मतलब हो गया कि इनिशियल पॉइंट ए था, आप अपने घर से निकले, रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाए, उसके बाद फिर बउआ वापस जो है घर आ गए। इंटायर सिनेरियो में आपका पोटेंशियल में कितना चेंजेज आया। तो इसका मतलब ए से चले वापस ए पे आ गए, लेकिन पाथ जो है अलग अलग है। पाथ क्या है, अलग अलग है। तो बउआ हमने पीछे भी क्लास में बताया था कि देखो क्या एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप है। तो वो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल। क्लोज का मतलब हुआ जहां से चले वहीं पे वापस आ गए, ठीक है। कहां से कहां हुआ, तो हम क्लोज इंटीग्रल का मतलब यहाँ अपर, चूंकि जहां चले वहीं चले आए, ठीक है। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बउआ, स्टार्टिंग पोटेंशियल जो होगा वही फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल का मतलब क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल मीन्स क्या हो गया, आर ए इक्वल टू आर बी। इट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, किसी क्लोज लूप के लिए क्या हो जाएगा आपका, ई डॉट डीएल का वैल्यू 0 होता है। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, नहीं तो कहोगे ना तो हम स्क्रीनशॉट पिछले अगले क्लास में ना खींच के रखेंगे। और दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, आपका बोर्ड से लेकर आईआईटी से लेकर के एडवांस मेन से लेकर के मेडिकल एग्जाम, चाहे एम्स अलग लेता था, ऑल इंडिया मेडिकल अलग लेता था, चाहे हर एग्जाम में बउआ ये एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, ठीक है। इसका बहुत मायने होता है इस एक्सप्रेशन का, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल इक्वल टू 0। हम इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे कहते हैं बउआ कि आप अपने छत पे हेलीपैड रखे हुए हो, आप अपने छत से हेलीकॉप्टर पे चढ़ते हो, चढ़ कर करके बउआ पूरा इंडिया का घूमते हो, आप जाते हो माता वैष्णो देवी में दर्शन करते हो, वहां के हेलीपैड पे उतारते हो, उसके बाद वहां से उड़ते हुए फिर आप पूरा का पूरा पंजाब कश्मीर जहां तहां पूरा घूमते घूमते आप अपने घर के छत पे फिर से घुमाते हो। इनिशियल और फाइनल पोजिशन सेम था, इसका मतलब क्या है, वर्क डन 0 हुआ। फिजिक्स का यही कॉन्सेप्ट है। और ये नहीं कि हाइपोथेटिकल है, आपके दिमाग में होगा कि भाई इतना पेट्रोल है, इतना डीजल है, दिस एंड दैट, जो भी है उसका फ्यूल है ना आपका प्लेन वाला, तो जो भी आपको उसमें ऐड होते हैं फ्यूल, इतना जला तो कैसे आपका होगा कि भाई वर्क डन 0 होगा। तो यही चीज सोचना होता है एक्चुअली में, इसी को कहते हैं कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि देखो कि भाई नेचर की बनावट कैसी है, क्यों कहा जाता है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गया। लिखेंगे यहाँ पे 1-2 लाइन लिखेंगे बुआ, लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे क्या कि ई डॉट डीएल वेक्टर देते जाइएगा, ठीक है। आप वेक्टर अपने मन से देते जाइएगा, ई वेक्टर डॉट डीएल। आज के क्लास के बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैट आपको मोस्टली क्लासेस में मतलब आसान लगेंगे। ये क्लास जो है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आज वाला, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट काफी आसान लगेंगे आपको आगे, है ना। इस टाइप का फिर मतलब कि एक्सप्रेशन आपको नहीं हो आएगा, मैथमेटिकल इस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं आएगा जिसका कि आपको सोचना होगा कि नहीं भाई क्या कर रहे हैं। एक एक्सप्रेशन एकदम न्यू टाइप का आ गया, न्यू टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक ना। जो भी है तो क्या बोले कि ई डॉट डीएल डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, it depends only on, it depends only on initial and final position, initial and final position, and not, and not on how the position is obtained, and not, and not, and not on how, not on how, how the position is obtained, the position is obtained, and
for a closed path and for a closed path E dot dl equal to 0. For a closed path, E dot dl equal to 0. E dot dl equal to 0. Such a field for which E dot dl वेक्टर देते जाइएगा, बार बार बोल रहे हैं. Such a field for which E dot dl is path independent. E dot dl is path independent is called conservative field. Path independent is called conservative field. And the corresponding force are called conservative force. लिखेंगे hence conservative field is defined as the field in which work done in taking a unit positive charge or any charge from A to B does not depends on path, rather it depends on initial and final position. And not on how the position is obtained. And if initial and final position is same, that is work done in the cyclic path is 0. पारवीन, उसका कुछ भी डाउट है यहाँ तक में पूछो. हम जानते हैं कि आज आपको 50% समझ में आएगा, 50% नहीं, लेकिन अगर पूछोगे तो शायद वो 100% हो जाएगा. हमने बहुत शांति से बताने का प्रयास किया है कि देखो हम ये टर्म क्यों ले रहे हैं, देखो इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअल में फिजिकल मीनिंग क्या है. ठीक है, हमने हर कुछ बताया. उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए. तो ये आपको एक चीज तो कंफर्म हो गया कि E डॉट डीएल जो है वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है. E डॉट डीएल अगर हम 2 पॉइंट का लेते हैं तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है एक्सप्रेशन E डॉट डीएल. इसका मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फील्ड का इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, एकदम जो होता है कहते हैं कि गवार का लैंग्वेज में, गवार की भाषा में, तो लोगों को एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि भाई देखो E डॉट डीएल जो है इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हैं. उसके इंटीग्रेशन से हम कहां से कहां तक का इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रेशन जो है हमें 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है. क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस बताता है. तो ये जुबानी याद हो जानी चाहिए आज के बाद. एक दो लाइन और लिखेंगे. इन द कंजर्वेटिव फील्ड a quantity called potential difference and hence potential is defined
potentially defined, and potential difference in the field of charge q, and hence potential difference in the field of charge q, potential difference in the field of charge q between 2 point B and A, field of charge q between 2 point B and A is negative of work done by field. B and A is negative of work done by the field, negative of work done by the field, in taking a unit positive charge, negative of work done by field in taking a unit positive charge from A to B, in such a way that no acceleration is produced, in such a way that no acceleration is produced. No acceleration is produced. नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, हम समझा रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट एक्चुअल में यही है, यहीं से न्यूमेरिकल होंगे बाबू, ठीक है। नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन बाय द फील्ड, work done by the field and the agent are opposite to each other. Work done by the field and agent are opposite to each other. Are opposite to each other. ठीक है, लिखा गया यहाँ तक में, पार भी लिख ली। ठीक है, अनुष्का आवाज आ रही है ना आज? हाँ सर। तो एक चीज बताएगी हमें, आपको बताना ये है कि जैसे बउआ कोई भी गेम आपको पसंद होगा, या इमेजिन कीजिए कि आप प्लेग्राउंड में हैं और बॉल को थ्रो कर रहे हैं, तो क्या बॉल को थ्रो करने में फोर्स लगता है या फोर्स नहीं लगता है? बोले कि बउआ लगता है। फोर्स लगता है, तो बॉल को थ्रो करने में फोर्स लगता है, ठीक है। तो बॉल को थ्रो करने में फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, ये बता पाएगी? बॉल डिस्प्लेस हो। हाँ, नहीं तो बॉल डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स क्यों जरूरत पड़ा बाबू? बॉल को डिस्प्लेस होने से रोक कौन रहा था? बोलो, बिल्कुल सही बोलिए कि डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स लगा। तो आखिर वो क्या चीज था कि जो बॉल को डिस्प्लेस होने के लिए रोक रहा था? बोलो लाइटली मूड में एकदम, ऐसा नहीं कि हमको। हाँ, ग्रेविटी। तो गौर से आप सुनो, देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कितना बड़ा मतलब कि कॉन्सेप्ट है, कितना कॉन्सेप्चुअल ये पॉइंट है। जैसे देखो बाबू, चलो इसके पहले हमें एक चीज पूछते हैं। मान लेते हैं आपके पास दो सिनेरियो हैं, दो केसेस हैं बउआ। मान लेते हैं कि आप खूब अच्छा सा पढ़ाई लिखाई कर करके खूब अच्छा जॉब कर लिए, और उस टाइम में जब जॉब कर रही थी तो आपकी अच्छी सैलरी थी, डिसेंडेड थी। मान लेते हैं वहां पे दो केसेस हुआ। एक हुआ कि आप अपना पैसा कमाई और कमा कर करके, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं हमने कहा कि चलो 1 लाख रुपया आपने ली एक मंथ में, ठीक है, आपको हुआ। मान लेते हैं कि कभी आपसे क्या हुआ कि किसी इंसान से आपको 50,000 जो है क्या है लेना पड़ गया, कुछ काम पड़ गया अर्जेंटली आपको। तो अगर इसको आपको बुकलेट में रिप्रेजेंट करना है बउआ,
कि आपने जो 1 लाख कमा करके लाई है उसको कॉपी पे रिप्रेजेंट करना है और आपने किसी से 50,000 उधारी ली है। अगर दोनों को रिप्रेजेंट करना है बिना कुछ लिखे, बस सिंपली नंबर के बेसिस पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेगी? कैसे पता चलेगा कि आपने किसी से उधारी ली है या आपका खुद का कमाया हुआ पैसा है? ये कैसे अंतर करेगी? सर क्वेश्चन नहीं समझे, एक बार फिर से बोलिएगा। हम ये कहे कि आपने 1 लाख रुपया कमा के लाई है, उसको आपको कॉपी में रिप्रेजेंट करना है और 50,000 रुपया आप किसी से उधारी ली है, उसको भी कॉपी में रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर होगा? क्या अब समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ आ गया। हाँ, पारवी बोलेगी बउआ, आपको भी बोलना चाहिए। तो बोलो, इसमें इतना क्या है भाई? तो बच्चा भी भाई सेकंड थर्ड क्लास का भी अगर कोई लेता होगा 5-10 रुपया अपने से लेता होगा या किसी से उधारी लेता होगा, तो अगर उसको लिखना होता होगा तो ऐसे लिखता होगा। भाई बोलो यहाँ पे कि भाई लाख रुपया हम कमा के लाए तो हम अपने जो पैसा हमारा खुद का है उसमें प्लस लगा देंगे। और अगर हमको एकदम कोड वर्ड में लिखना है और किसी से उधारी लिए हैं तो उसके आगे माइनस लगा देंगे, हो गया भाई। हाँ सिंपल। तो सिमिलरली जो है, अगर आप बॉल को थ्रो कर रही हो स्पेस में, तो क्या है आपका कि ये बॉल है, ये स्पेस में आप थ्रो कर रही है। ये बॉल जो है आसमान में जा रहा है। यहाँ पे एक साथ में 2 फोर्स काम कर रहा है बउआ। ये बॉल जो है, इस पे 2 फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है। एक्चुअल में बॉल आपके हाथ में था, बॉल आपके हाथ में था, आप अपने हाथ में पकड़ी हुई थी बॉल को। इस लेवल पे बॉल था। अब आपने बॉल को क्या की? थ्रो कर दी। बॉल यहाँ पहुँच गया। इंटायर प्रोसेस में जो था, वहाँ पे 2 फोर्स काम किया एक साथ में। एक बउआ आपका जो फोर्स एक्सर्टेड बाय यू, एक्सटर्नल फोर्स, और सेम बउआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इस पे काम कर रहा था। क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हर जगह है ही, खास करके हम अगर अर्थ सरफेस की बात करते हैं, बॉल थ्रो करते हैं दिस डेट, यही चूंकि इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या है, अगर एक छोटा बच्चा है जो है, मान लेते हैं 4 साल 5 साल का कोई छोटा बच्चा, उसके हाथ में बॉल थ्रो कर दे दो, बॉल कहो थ्रो करना, वह छोटा सा एकदम डिस्टेंस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना क्षमता नहीं है कि ग्रेविटी के फोर्स को ओवरकम कर पाए। तो इसका मतलब दुनिया में जहां भी कहीं पे भी अगर कोई वर्क डन होता है, एकदम हम फंडामेंटल लाइन बता रहे हैं सर जी फिजिक्स का, कि दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई भी वर्क डन होता है, वो जो वर्क डन होता है वो हमेशा 2 फोर्स हमेशा काम करता है। हमेशा क्या करता है? 2 फोर्स। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई सिंगल फोर्स के द्वारा कहीं पे भी वर्क डन हुआ है। क्योंकि अगर आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो आपको लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर ग्रेविटी ना होती तो क्या होता? हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बउआ। सवाल ही नहीं कि हमें जरूरत पड़ जाएगी फोर्स लगाने की। हम ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए हम बॉल को जब थ्रो करते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब जो हम खुद फोर्स लगा रहे हैं बउआ, इसको हम कहते हैं एजेंट। फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एजेंट। ठीक है? एक आपका होता है वर्क डन बाय द एजेंट। वर्क डन बाय द एजेंट, बाय एजेंट। ठीक है? दूसरा जो होता है बउआ, आपका क्या है? फील्ड है। ठीक है? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया। आपने लगाई, फोर्स ऊपर लगाई, तो ये फोर्स वर्क डन बाय द क्या हो गया? एजेंट हो गया। और बउआ सेम टाइम में क्या हो रहा? वर्क डन बाय द ग्रेविटी, मतलब वर्क डन बाय द फील्ड। क्योंकि फोर्स जो है ग्रेविटी लगा रही थी, तो इसी ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए आपने क्या लगाया? आपने काम किया। तो कभी भी जो है 2 सिनेरियो होता है फिजिक्स में, जब वर्क डन की बात करते हैं और जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है? हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं, इसको दिमाग में ना भी जाए तो आप सोचिए कि क्या बोला गया है। मल्टीपल टाइम थिंक कीजिएगा तो अपने आप दिमाग में जाएगा। सवाल ही नहीं कि नहीं जाएगा, क्योंकि एकदम हम साफ-सुथरे लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि देखो भाई, कभी भी दुनिया में वर्क डन कहीं पे भी होता है, तो वहाँ पे 2 फोर्स काम करता है। एक आपका फील्ड के द्वारा वर्क डन होता है और दूसरा आपका एजेंट के द्वारा वर्क डन होता है।
यहाँ पे इतना सारा बोलने के पीछे सिर्फ मेरा एक काम है, मतलब एक चीज को समझना है कि देखो अब क्या है कि हम किसे पॉजिटिव लें किसे निगेटिव लें, ये बउआ एक कन्वेंशन लिया हुआ चीज है कि चूंकि ये बॉल है बउआ, अब जानते हो कि बॉल को थ्रो करते हैं मैक्सिमम हाइट पे जाता है फिर नीचे आ जाता है। क्यों भाई नीचे आ जाता है? क्योंकि हर पॉइंट पे ग्रेविटी लग रहा था बउआ। जब हमारे द्वारा लगाया हुआ फोर्स का वैल्यू खत्म हो गया तो फिर वापस ग्रेविटी जैसे पहले काम कर रहा था वैसे अब भी काम करते हुए नीचे खींच के ले आया। तो कभी भी वर्क डन दो फोर्स के द्वारा होता है। अब हम किसके वर्क डन को पॉजिटिव कहेंगे, किसके वर्क डन को निगेटिव कहेंगे, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हम किसके वर्क डन को पॉजिटिव कहेंगे, किसके वर्क डन को निगेटिव। तो वही कहा गया बउआ कि चूंकि ये हम काम खुद कर रहे हैं, हमारे काम को वर्क डन बाय एजेंट कहा जाता है और जो फील्ड होता है उसको कहा जाता है वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय फील्ड। तो बउआ ऐसा ना होवे कि आप जो है मान ली वर्क डन बाय एजेंट को आप निगेटिव ले लें और मैं पॉजिटिव ले लूं, वर्क डन बाय फील्ड को आप पॉजिटिव ले लें मैं निगेटिव ले लूं। तो इस तरह से कि भाई अलग-अलग पर्सन जो है अलग-अलग टाइप का बिहेवियर ना करे, इसके लिए एक कन्वेंशनली चीजों को ले लिया गया है कि वर्क डन बाय द एजेंट जो होता है उसको पॉजिटिव रखते हैं, वर्क डन बाय द फील्ड नेगेटिव होता है, उसको नेगेटिव रखते हैं। वर्क डन बाय एजेंट को पॉजिटिव रखते हैं, वर्क डन बाय द फील्ड को क्या रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। इसका मतलब क्या है बउआ? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बउआ कि मान लो कि कोई चार्ज Q है, इसका फील्ड है। अब क्या है बउआ कि मान लेते हैं कि कोई चार्ज Q डैश को यहाँ रखे। हो सकता है बउआ Q डैश में रिपल्सन हो, अपने आप इधर से इधर जाने लगे। तो चूंकि बउआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो वह जब यहाँ से यहाँ पे गया है, इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब वर्क डन हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एक्स या dx जो भी है। ये काम किसने किया? ये काम फील्ड ने किया। ठीक है, अगर सपोज जो है हमको क्या होगा कि चार्ज को यहां से उठा करके बउआ यहां लाना होगा, तो ये चार्ज जो है वो सेम चार्ज को Q डैश को, ये चार्ज बउआ उसको रिपल कर रहा था, कहा कि हम आने नहीं देंगे आपको, लेकिन हमने जबरदस्ती यहां से उठा करके यहाँ पे रखा। हमने क्या किया? हमने जबरदस्ती रखा। इसका मतलब यहाँ किसने काम किया? यहाँ वर्क डन बाय एजेंट हुआ। यहाँ कौन हुआ? वर्क डन बाय एजेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन बाय एजेंट हुआ। तो इसका मतलब क्या है बउआ और ये वाला कि एक बार देखो, फिर से बता दीजिए ना। हाँ हाँ, देखो हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये एकदम लाइन को याद करो पूरा पूरा। हम क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे, न्यूमेरिकल के बेसिस पे करवाएंगे बाबू। ये समझा रहे हैं, समझाने के बाद हम 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे, न्यूमेरिकल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपको सोचना होगा क्योंकि यहीं के बाद आपका आगे सिलेबस बढ़ पाएगा, अदरवाइज आपका आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए ये समझना होगा। जैसे हमने सिंपल एक बात बोला, हमने सिंपल कहा कि देखो एक चार्ज Q है बाबू, एक Q चार्ज है। चार्ज है तो इसका फील्ड होगा, फील्ड होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएगा। मान लो कि कोई Q चार्ज जो है बुआ यहाँ पे है, क्योंकि Q चार्ज को जब यहाँ पे हम रखेंगे, कैपिटल Q स्मॉल q को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये Q चार्ज खुद बुआ इधर से इधर खिसक के यहाँ चला गया, खुद यहाँ से खिसक के यहाँ चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन हुआ। ये वर्क डन किसने किया? क्या मैंने किया? नहीं, मैंने नहीं किया भाई। कौन किया? फील्ड किया। कौन सा फील्ड? जो ये चार्ज पैदा कर रहा था फील्ड, उसी फील्ड की वजह से ये चार्ज यहाँ से यहाँ खिसक गया। ये वर्क डन बाय क्या हुआ? फील्ड हुआ, वर्क डन बाय फील्ड। ठीक है, ये आपका हो गया। ये फोर्स लगा रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई सम डिस्प्लेसमेंट हुआ, सम डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू एक्स, वर्क डन हुआ। मान लो बउआ हम सेम चार्ज जो है Q, यहाँ पे मेरे पास सेम चार्ज Q था, हम जब लाना चाह रहे थे, ये Q चार्ज जो है उसे आने के लिए नहीं देना चाह रहा था, रिपेल कर रहा था। हम जबरदस्ती इस चार्ज को पकड़ करके बुआ यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखे। ये काम किसने किया? ये काम मैंने किया। हमने क्या कहा बुआ? हम कह रहे हैं कि वर्क डन बाय एजेंट।
हम लोग क्या कहलाते हैं, एजेंट कहलाते हैं फिजिक्स में। ये हुआ वर्क डन बाय एजेंट। हम क्या चले बउआ, हम भी उतना ही फोर्स लगाए जितना फोर्स ये चार्ज लगा रहा था, क्योंकि जितना फोर्स चार्ज लगा रहा था बउआ उतना फोर्स लगाएंगे तो हमने चार्ज के फोर्स को क्या किया, ओवरकम कर दिया। ठीक है, अगर हमारे पास क्षमता है कि हम चार्ज के मतलब इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम करेंगे, हम इसको खींच के ला पाएंगे। अगर हमें क्षमता नहीं रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे ओवरकम। जैसे दो मैग्नेट को बउआ अगर सेम पोल को अगर चिपकाना चाहोगी, कभी नहीं चिपकता है, हमारे हाथ में उतना पावर ही नहीं है, हम चिपकाएंगे, चिपकेगा ही नहीं। ठीक है, एकदम रिपल करता है, एकदम एक्सट्रीम रिपल्सन दिखाता है। तो वैसे ही बउआ, तो हमें कितना जरूरत पड़ता है, जितना रिपल्सन होता है उतना ही हमें फोर्स, अगर उतना हम दे पाएंगे हम चिपका देंगे, नहीं दे पाएंगे नहीं चिपक पाएगा। वैसे ही हम सेम अमाउंट का फोर्स लगाए, कितना एफ ही लगाए, फोर्स का वैल्यू क्या लगाए, सेम ही बउआ, सेम ही एफ एजेंट कितना लगाएगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा रहा था उतना ही, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा था उतना ही, मल्टीप्लाई सेम डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी देखो सेम ही आया, ये भी सेम आया। लेकिन बउआ चूंकि हम काम अपने लिए कर रहे हैं, हम काम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, इसीलिए वर्क डन बाय द एजेंट को क्या किया गया है, वर्क डन बाय एजेंट को पॉजिटिव लेते हैं और वर्क डन बाय फील्ड को निगेटिव लेते हैं। तो हमेशा जो है बउआ फील्ड और एजेंट दोनों का वर्क डन एक दूसरे से अपोजिट होता है। अगर फील्ड जो है 10 वोल्ट का काम करेगा तो एजेंट -10 वोल्ट का काम करेगा। अगर एजेंट +10 का काम करेगा तो फील्ड -10 का काम करेगा। सेम, सब सिचुएशन सेम होना चाहिए, इनिशियल फाइनल सेम होना चाहिए। तो बाय कन्वेंशन क्या है, वर्क डन बाय एजेंट पॉजिटिव है, वर्क डन बाय द फील्ड नेगेटिव। अगर आपको कहा जाएगा कि देखो भाई आप ए से बी पे जाने में जो एजेंट ने काम किया है वो -25 वोल्ट काम किया है। ए से बी जाने में एजेंट ने -25 वोल्ट का काम किया है। तो पूछेगा कि बताओ ए से बी जाने में फील्ड कितना काम करेगा, तो आपको क्या करना है, +25 वोल्ट काम करेगा, +25 वोल्ट काम करेगा। बोलो को डाउट हो रहा दिमाग में, पूछिए। यहाँ तक में हमने जो बोला, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोस्टेट का, इसीलिए हमने लिखाया है कि इन टेकिंग, हाँ हमने लिखाया है कि इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी वर्क डन बाय द फील्ड एंड एजेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। अब बॉल को थ्रो करते है हुआ, जिसमें बॉल ऊपर जा रहा होता है उसमें भी ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे लग रहा होता है। एक टाइम में जब भी एजेंट कहीं पे भी दुनिया में काम करता है वहां पे हमेशा 2 वर्क डन होते हैं, लेकिन हम कहाँ पे फोकस करते हैं, हम अपने काम पे फोकस करते हैं, हम वर्क डन बाय एजेंट करते हैं। वर्क डन एजेंट को कितना काम करना पड़ता है, जितना से उसे कोई रोक रहा है। मान लो कि आपका पैर जो है कीचड़ में फंस गया, मान लो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स लगा के कीचड़ जितना फोर्स आप पे लगा रहा है, आपके पैर को नहीं निकलने दे रहा है, उतना ही फोर्स लगाओगे तो कीचड़ से निकल पाओगे। ठीक है, इसका मतलब कहीं पे भी वर्क डन जो होता है वो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के द्वारा होता है, बट हम फोकस करते हैं वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन बाय एजेंट को पॉजिटिव लेते हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वर्क डन बाय एजेंट को हम पॉजिटिव लेने का मतलब ये नहीं है कि उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका कतई ये मतलब नहीं हुआ। ठीक है, इसका कतई ये मतलब नहीं हुआ। अगर कहीं पे भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल वर्क डन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वर्क डन बाय एजेंट लिखा हुआ है। अगर कहीं पे भी सिंपल लिखा हुआ है इसका मतलब वो वर्क डन बाय एजेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे 1-2 लाइन लिखेंगे, लिखेंगे कि इफ फील्ड डज 10 वोल्ट ऑफ वर्क, इफ फील्ड डज 10 वोल्ट ऑफ वर्क, 10 वोल्ट ऑफ वर्क, comma the agent will do -10 volt of work, the agent will do -10 volt of work। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया बउआ कि जब हम लोग, ठीक है, ए से बी पे जाते हैं तो ए से बी पे जाने में जितना फील्ड काम करेगा, जितना फील्ड, मान लेते हैं कि फील्ड जो है x यूनिट काम किया है,
ए से बी जाने में मान लो कि फील्ड जो है वो x यूनिट काम किया, तो बहुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए जो है वो -x होगा। देखो हम एकदम इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं सर जी। हम क्या कहे, पारवी समझ में आ रहा सर जी? इसको समझिए, बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स होता है एवरी ईयर। क्वेश्चन तो पहले से आउट रहता है बाबू, पहले से एक क्वेश्चन आउट रहता है बोर्ड का। ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं, आप देखिए उलट करके था क्वेश्चन में कितना साल पूछा क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, हमें देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि देखो भाई, ए पॉइंट से बी पॉइंट में आप मान लीजिए कोई चार्ज गया है बुआ, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा हुआ, एजेंट के द्वारा या फील्ड के द्वारा, हम नहीं जानते हैं। मान लो कि वर्क डन बाय फील्ड जो है, वर्क डन बाय फील्ड जो है, मान लेते हैं x यूनिट है। कहां से कहां गया बुआ, ए से बी गया है। गौर से समझिएगा बात को, ए से बी गया है तो वर्क डन बाय फील्ड x यूनिट हुआ। सपोज इसका मतलब क्या है बुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, फाइनल क्या है, बी है, इनिशियल ए है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। ये है, ये वैलिड एक्सप्रेशन है। आपको ऐसे ही कर करके आपको होता है ना, एडॉप्ट करना पड़ेगा बउआ। ठीक है, कि ऐसे ही एक्सप्रेशन लिखा जाता है, यही वैलिड एक्सप्रेशन है। आप ए बी नहीं लिख दोगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, सब जीरो मिल जाएगा। न्यूमेरिकल में आप बढ़ोगे सब जीरो मिलते चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि दुनिया का हर एग्जाम के चॉइस में कहीं पे +x लिखेगा, कहीं -x लिखेगा, और साइन का खेला रहेगा पोटेंशियल में, और एकदम आसान सा चीज है। ठीक है, किसी को भी समझ में आएगा कि भाई घर से निकल करके स्कूल गए, घर से निकल के स्कूल जाने में अगर मैं कितना काम किया ये नहीं, फील्ड मेरा x यूनिट काम किया। कहां से कहां, घर से निकल के स्कूल में। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो स्कूल माइनस घर, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इक्वल टू फील्ड जितना काम किया है उसका निगेटिव आएगा। ये पोटेंशियल होता है, जितना फील्ड वर्क डन किया है उसका निगेटिव होगा। मान लो कि वर्क डन बाय द एजेंट, मान लो कि ए से बी जाने में, ए से बी जाने में जो एजेंट वर्क डन है, सपोज उसने क्या किया है, y यूनिट किया है। लेट अस सपोज y यूनिट किया है, तो बउआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कहां से कहां गया, ए से बी गया है, फाइनल क्या है, बी है, इनिशियल क्या है, ए है। क्योंकि जो वर्क डन एजेंट करता है वही बउआ पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों के बीच का। तो जो वर्क डन एजेंट के द्वारा होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वर्क डन फील्ड के द्वारा होता है उसका अपोजिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। देखो हम तो मल्टीपल टाइम्स बोले हैं, और आपको सिर्फ एकदम रुक कर करके, जैसे एकदम पूजा करते थे एकदम भगवान पे एकदम फोकस करते हैं, एकदम वैसे करके सोचना होगा कि भाई देखो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। इनिशियल मेरा क्या है, घर है, मेरा होम है। बी क्या है, मेरा स्कूल है। अगर हम होम से लेके स्कूल गए हैं तो अगर हमने y यूनिट काम किया तो फाइनल क्या है, स्कूल है, इनिशियल होम है, तो स्कूल माइनस होम, स्कूल फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा पूरे फिजिक्स का रूल है। पूरे फिजिक्स में रूल है सर जी कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल निकलता है कहीं भी, पूरे फिजिक्स का रूल है। तो स्कूल माइनस होम अगर हमने y यूनिट किया है काम, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस भी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फील्ड जो है वो x यूनिट काम किया है तो पोटेंशियल डिफरेंस -x कहलाएगा, b टू a। लेकिन बउआ अगर a टू b पोटेंशियल डिफरेंस पूछ देता तो क्या होता, b टू a -x है तो a टू b क्या होगा, +x हो जाता। और समझिएगा, देखो कहां से लोग और क्यों कंपटीशन किसी किसी को भारी लगता है, क्योंकि रुक करके लोग नहीं सोचते हैं चीजों को। एकदम बेसिक चीज है, ये एकदम फंडामेंटल है बाबू। हर एक स्मार्ट स्टूडेंट यहाँ रुकेगा, यहाँ 1 घंटा भी टाइम लगेगा वो देगा, और दे कर करके सोचेगा कि नहीं भाई हमें पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन बाय फील्ड में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलो को डाउट हो रहा है यहाँ तक में तो? नहीं सर। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द एजेंट, फील्ड और
एजेंट जो है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 लाइन लिख लीजिए। लिखेंगे कि इफ इन टेकिंग लिखो, एक पॉइंट लिखा रहे हैं बाबू, एग्जाम्पल देकर लिख लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल पे आप बहुत सोचिएगा, नहीं सोचोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम बता रहे हैं। नहीं तो अगर शौक होगा ना सर जी, तो हम बोर्ड का कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखेंगे नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में 10-15 का क्वेश्चन जहां तक मैंने पढ़ाया है, और तब दिखाएंगे कि देखो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है सब, चाहे वो मेडिकल के एग्जाम में भी, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी, चाहे इंजीनियरिंग के एग्जाम में। ठीक है, जबकि जान रहे हो कि अगर 4-5 क्लास में तो फीस का कितना पढ़ाया हुआ है, 0.00001% हुआ है। इसका मतलब एकदम अभी हम लोग बेसिक, एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, क्लास 12 का, जिससे एकदम कह सकते हैं हम बेस बना रहे हैं बउआ। ठीक है, पूरा तो मकान बनना भी बाकी ही है। तो इसीलिए सोचो कि भाई बेस देखो अगर इस टाइप का है तो धीरे धीरे क्या है, कंसेप्चुअल चीजें होगी, तो बेस हमें अच्छे से बना कर रखना है। हाँ लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे कि इफ इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, if in taking a unit positive charge from A to B, taking a unit positive charge from A to B, comma, work done by the field is minus 10 volt, work done by the field is minus 10 volt. तो बोलेगी बाबू कि अगर वर्क डन बाय फील्ड माइनस 10 वोल्ट हुआ तो आगे लिखिए, वर्क डन बाय एजेंट शुड बी, वर्क डन बाय एजेंट शुड बी, तो अनुष्का बोलेगी कि वर्क डन बाय एजेंट क्या होगा अगर ए से बी जाने में फील्ड जो है माइनस 10 वोल्ट का वर्क डन किया है, तो ए से बी जाने में एजेंट का वर्क डन कितना होना चाहिए, प्लस 10 वोल्ट। हाँ तो लिख देंगे वर्क डन बाय एजेंट शुड बी प्लस 10 वोल्ट, and potential difference between B and A should be, potential difference between B and A should be, B एंड ए का मतलब समझ रहे हैं सर जी, ये लैंग्वेज का बड़ा लोचा होता है, समझ गए। तो B एंड ए का मतलब है फाइनल पॉइंट B है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड ए मतलब फाइनल B है, A इनिशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड ए शुड बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बउआ, -10 या +10? -10। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये भूल जाइए क्या है, ए से बी है। कहा गया कि जो वर्क डन बाय फील्ड हुआ वो -10 वोल्ट हुआ, ये मान लेते हैं लैंग्वेज दिया हुआ था पहले। तब आपने मुझे बताई कि वर्क डन बाय एजेंट जो है वो, चूंकि फील्ड और एजेंट हमेशा उल्टा होता है, तो ए से बी में जाने में अगर फील्ड ने -10 किया है तो एजेंट क्या करेगा, +10 वोल्ट करेगा। ये कौन करेगा, एजेंट करेगा। अब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, जिसको VBA लिख सकते हैं, VBA आगे हम VBA ऐसे ही बोलेंगे, तो आपको अपने आप समझना होगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए की बात की गई है। न्यूमेरिकल में आपसे नहीं बोलेगा कौन फाइनल, सिंपल लिखेगा VBA VAB ऐसा करके देगा, है ना। हम दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन और आपके बोर्ड का। तो VBA इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी में, तो बउआ एक बात बताओ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन बाय एजेंट वाला होता है या वर्क डन बाय फील्ड वाला होता है? हमने एकदम क्लियर बताया बाबू, पिछले 5-10 मिनट में यही तो बता रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बउआ वो इक्वल टू होता है वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन बाय एजेंट। अब इसमें कहाँ कोई बउआ कंफ्यूजन है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन बाय एजेंट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड होता है। हमने जो काम किया बउआ उसी को हमने पोटेंशियल डिफरेंस माना। हम फील्ड वाला पे क्यों करेंगे, काम हम कर रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हम फील्ड का क्यों श्रेय देंगे। इसलिए हमने जो काम किया उसी को हमने पोटेंशियल डिफरेंस कहा है।
तो जो काम एजेंट करता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बोलो कोई कंफ्यूजन है क्या? पारवी बताएगी बउआ। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये कम से कम सीखिए सर जी, जो हम बता रहे हैं पिछले 15-20 मिनट से। ठीक है। समझ में आ गई ये चीजें? अगर ये कहा जाता, ठीक है, ये लिखना नहीं है तो वहां कंप्लीट कर लीजिए ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए शुड बी 10 वोल्ट। बी एंड ए शुड बी 10 वोल्ट। And if the potential of A is 5 volt, if the potential of A is 5 volt, then potential of B should be, question. B should be, तो क्या है बउआ? VB माइनस VA कितना था? पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट आया। ठीक है, VB माइनस VA जो स्टेटमेंट लिखा उसके अनुसार जो एजेंट काम करता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जो एजेंट काम करता है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जो फील्ड काम करता है उसका अपोजिट, उसके अपोजिट साइन को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो एजेंट काम करता है उसी के वैल्यू को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो फील्ड काम करता है उसका उल्टा को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एकदम साफ सुथरा है। हमने जो काम किया इसी काम को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जो फील्ड काम करेगा उसमें निगेटिव साइन लगा करके पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे बस। और चूंकि एजेंट और फील्ड अपोजिट साइन के होते हैं। VB माइनस VA 10 वोल्ट, VB माइनस ए का क्या हुआ 5 वोल्ट है इक्वल टू 10 वोल्ट। तो VB इक्वल टू 5 प्लस 10 15 वोल्ट। और भी श्रेया को पता नहीं, आकाश लोग के बैच में श्रेया लड़की पढ़ती थी, उसकी बड़ी बहन रिया वर्मा थी, वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से जो डॉक्टर बनी है लड़की। उस साल के मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टाइप का पूछा गया था और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था एकदम सेम टाइप का हुआ। ठीक है, और उस साल के मेडिकल के एग्जाम में भी सेम टाइप का क्वेश्चन एकदम जैसे हम बता रहे एग्जैक्टली डिटो इसी टाइप का। लिखो तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, इफ टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्वेश्चन देख लिखिएगा, if taking a unit positive charge from A to B, taking a unit positive charge from A to B, work done by the agent is minus 15 volt, पहला नंबर लिखेगी, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and A, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and A। सेकेंड नंबर, if potential difference of B is minus 20 volt, if potential of B, if potential of B equal to minus 20 volt, find the potential of A, find the potential of A। थर्ड नंबर लिखेंगे, calculate the work done by the field, calculate the work done by the field in taking a A नंबर लिखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, in taking a unit positive charge। B नंबर लिखेंगे 2 coulomb of charge, 2 coulomb of charge from A to B, from A to B, from A to B। आरवी बनाइए इसको, अनुष्का बनाएगी, इसका आंसर बोलेगी गलत सही, लेकिन बोलेगी, चुप नहीं रहेगी। ठीक है, क्या कैसे लिखी है वो बोलेगी तभी समझ में आएगा, फिर चुप रहने समझ में नहीं आता, सच बात है ये।
पहला हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं कोई भी, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट -15 वोल्ट पहला का। -15 वोल्ट, तो एक्सप्लेनेशन दे पाएगी कि क्यों की है, थोड़ा सा बताइए तो कॉन्फिडेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एजेंट, तो वर्क डन बाय एजेंट -15 वोल्ट दिया हुआ था, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए -15 वोल्ट। अच्छा, अगर हम आपको कंफ्यूज करना चाहेंगे कि जैसे स्टेटमेंट में है कि ए से बी गया है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो बी एंड ए का मतलब क्या हुआ, ए से बी या बी से ए पूछा है? बी से। हाँ, मतलब बी माइनस ए, भी बी ए का मतलब भी माइनस भी ए पूछा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये चूंकि आज पहली बार बता रहे हैं चीजें और यहीं पे हम आखिरी बार बता रहे हैं, उसके बाद हर जगह हम भी बी ए ये इस टाइप का, ये जितने भी देखोगे एग्जाम में वो ऐसे लैंग्वेज में करके नहीं लिखेगा। हम चूंकि हमको ये सिखाना था कि देखो इसका नोटेशन ये होता है, इसलिए हम पहली बार लैंग्वेज में लिखा है। अदरवाइज जितने भी स्कूल के एग्जाम से लेके कॉम्पिटिशन से हर जगह सिंपल लिख देगा वो कि फाइंड भी बी ए, फाइंड भी ए बी, ऐसा करके लिखेगा। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। ये आपका क्या भी बी ए है, इसका मतलब ये भी बी ए है, इसका मतलब क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एजेंट के वर्क डन को ही कहते हैं, इसका मतलब -15 वोल्ट हो गया। लेकिन अगर बउआ यही आपका कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछ देता तो क्या हम लोग लिखते? अगर ए एंड बी पूछ देता तो सपोज मान लिया था क्वेश्चन में ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, जब भी एंड रहेगा ए एंड बी, इसका मतलब वी ए माइनस वी बी, तो ये क्या हो जाता है बउआ, ये +15 वोल्ट हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला का तो हो गया बुआ, हमारा ये क्वेश्चन था, ये हमने एक्स्ट्रा बता रहे थे। सर बीबीए, दूसरा, हाँ बोलो। दूसरा वाला का आंसर -5 वोल्ट। अच्छा, तो दूसरा वाला में आपका बी का पोटेंशियल जो है -20 दिया हुआ था, तो आपने बी की जगह -20 रखी। ये माइनस यहाँ पहले से दिया है, माइनस पहले से कॉपी किए, ए था भी ए को कॉपी किए, -15 था -15 को कॉपी किए, फिर हुआ ये -20 है, इधर जाकर के +20 हो जाएगा, तो -VA इक्वल टू -15 +20, तो -VA इक्वल टू -15 +20 +5 हो गया, और ये माइनस साइन था, वो माइनस साइन इधर भेज देंगे तो ये -5 वोल्ट हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तीसरा आपका जो है वर्डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्डन में जो होता है ना, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, W इक्वल टू वी क्यू। क्लास 10th में आप पढ़े थे खूब अच्छे ढंग से इसको, सबसे पहला एनसीईआरटी का जो आपका था उसमें यही लिखा हुआ था, यहीं से स्टार्ट किया था। करंट वाला चैप्टर में जो चार्ज का 2-4 लाइन आगे लिखा था, सबसे पहला फॉर्मूला वर्डन बराबर वोल्टेज इनटू चार्ज होता है, वोल्टेज इनटू चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आया वो आपका, ए से बी जाने में -15 वोल्ट। और चार्ज आपका क्या है, तो उसमें आपका दो क्वेश्चन है, एक आपका क्या है, ए करके है, एक बी करके है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पे क्यू की जगह 1 रखेंगे, और जब 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम जो भी है उसके जगह पे है। ठीक है, तो वर्क डन क्या है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप चाहोगे तो मैग्नीट्यूड लेके काम कर सकते हो। जैसे ये 15 वोल्ट का है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में क्या है 1 कूलम का चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 कूलम, तो 15 इंटू 1 15 जूल। सिमिलरली वर्क डन फॉर 2 कूलम चार्ज के लिए, चाहे जितना भी कूलम चार्ज दिए होंगे हम बी नंबर में, तो पोटेंशियल आपका क्या है 15 वोल्ट का है, और क्यू का वैल्यू क्या है 2 कूलम है, तो W इक्वल टू वी क्यू, आपको याद रखना है, वर्क डन बराबर वोल्टेज इंटू चार्ज, ये क्या होगा 30 जूल। ठीक है, तीसरा का भी 30 ही होगा। मतलब हम दो ही चार्ज दिए, एक यूनिट पॉजिटिव दिए हैं शायद, एक 2 कूलम या क्या दिए हैं, हम भूल भी गए क्या लिखा था। अच्छा हाँ, हाँ ठीक है, 2 ही होती है।
लिखो तो एक और छोटा क्वेश्चन लिखो तो लिखेंगे इफ द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, if the potential between 2 point A and B is 10 volt, potential if potential difference between 2 point potential difference between 2 point A and B is 10 volt, A and B is 10 volt. Calculate work done in taking a unit positive charge. Calculate work done in taking a unit positive charge from A to B. Calculate work done in taking a unit positive charge from A to B. From A to B. Also calculate work done. Also calculate work done in taking a charge of 2 coulomb. Also calculate work done in taking a charge of 2 coulomb. Charge of 2 coulomb from A to B. Charge of 2 coulomb from A to B. From A to B. पहला का आंसर 10 वोल्ट ही। कैसे समझी बात को? जैसे चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है फॉर्मूला वर्क डन का, तो बस फॉर्मूला पे पुट किए 10 वोल्ट दिया हुआ है पोटेंशियल। जैसे if the potential difference between 2 point A and B is 10 volt, calculate work done in taking a unit positive charge. तो जैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है A and B, तो क्या VAB है या VBA है, ये तो आप पहले कंफर्म करेंगे हमें। A and B का मतलब क्या हुआ? VAB है। A and B, तो ये क्या है? VAB या VBA? VAB। VAB जो पहले जब भी एंड रहेगा, इसका मतलब जो पहले वो फाइनल पॉइंट है, जो बाद में इनिशियल पॉइंट है ना? A and B, ये याद कर लीजिएगा, V and B, ठीक है। तो यानी VAB का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है ये VA माइनस VB, इसका मतलब ये 10 वोल्ट दिया है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है किसके द्वारा है? बाय एजेंट के द्वारा है, समझ रहे हैं? क्योंकि इसने एजेंट का ही काम किया है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस एजेंट, जो वर्डन का मतलब जो एजेंट काम करता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है एजेंट। अगर मान लेते हैं हमसे फील्ड के द्वारा पूछा होता, अगर हमें फील्ड के द्वारा पूछा होता, तो भी ये माइनस भी भी क्या करते हैं हम? माइनस 10 वोल्ट लिखते हैं। किसके द्वारा? बाय फील्ड लिखते हैं, बाय फील्ड लिखते हैं, ठीक है। और हमसे वर्कडन जो है कि कहां से कहां जाने में पूछा गया है हमको, ठीक है। पूछा कि भाई आल्सो वर्कडन इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए टू बी, 2 कूलम का आपको ए टू बी ले जाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वी बी माइनस वी ए, मान लो कि अगर हम ए से बी ले गए, हम नहीं ले गए, फील्ड ले गया मान लो, तो वी बी माइनस वी ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? ये जो 10 वोल्ट होता है ये बाय फील्ड होता है। देखो हम लिख रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सोचे होंगे, अदरवाइज हम एक एक चीज लिख रहे हैं, तो आप इसको जरूर सोचिएगा बाद में कि क्या लिखा गया। वी ए माइनस वी बी 10 वोल्ट बाय जेन, वी ए माइनस वी बी माइनस 10 वोल्ट बाय फील्ड, वी माइनस वी ए प्लस 10 वोल्ट बाय फील्ड। अगर वी माइनस वी माइनस 10 फील्ड के द्वारा है तो उल्टा कर देंगे, तो ये भी उल्टा होगा, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। ये हो गया। तो अगर वर्क डन बाय द फील्ड होता, ठीक है, तो हम लोग 10 वोल्ट कर सकते थे वर्क डन बाय फील्ड। यहाँ पे क्या है वो सेकंड नंबर इसमें दिए थे हम, 2 कूलम का वर्क डन का वैल्यू W इक्वल टू वी क्यू, तो 4 2 कूलम का है और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, वो 20 जूल, 20 जूल। ठीक है,
और भी डाउट है तो पूछिए बउआ। नहीं तो जैसे एकदम मेहनत कर करके तैयार करते जाएगी एकदम स्टार्टिंग क्लास से। बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा मैथमेटिकल है, बट मैथमेटिक्स वाला जो मतलब था पोर्शन ऑलमोस्ट अब उतना बराबर इंटीग्रेशन नहीं होगा, और इस टाइप का जो आज करवा रहे थे ना स्टार्टिंग में डेरिवेशन उस टाइप का भी आपको नहीं आएगा, आसान चीज तरह का चीज आएगा या ज्यादा आसान आएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट क्लास देखेंगे, अब आपको आसान लगेगा फिजिक्स। अगर यहाँ तक आप अच्छे कवर करते हो तो आगे के क्लास में ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा आसान लगेगा। हाँ, इंटीग्रेशन तो जहाँ तक यूज होगा ही होगा, मैथमेटिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उतना ज्यादा नहीं आपको यूज होगा। लिखो एक छोटा क्वेश्चन लिखो था एक जाएगा पीछे कैसे, पीछे यहाँ से जाता है ना कुछ कैमरा। तो एक छोटा क्वेश्चन लिख लो फिर छुट्टी कर देंगे बाबू। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज -25 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज -25 वोल्ट। What is work done by field in taking a charge of 4 coulomb? What is work done by field in taking a charge of 4 coulomb from A to B? 4 coulomb from A to B. 4 coulomb from A to B. अनुष्का बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ सर बना रहे हैं। ठीक है कर लो इसको।